वसीयत का ख्याल। रविवार को मैं अपने वतन से कलकत्ता लौट रहा था। शाम होने में अब ज्यादा देर नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर कुछ देर पहले ही बत्तियां जला दी गई थीं और ठंड भी काफी तेज थी। मैं एक ऐसे डिब्बे में आकर बैठ गया था जहां मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था जिससे दो चार बातें कर सकूं। वैसे भी हर किसी से गप्पे मारने में मजा नहीं आता। अपने ही जैसे लोगों से बात करके मुझे कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो क्या बोलेंगे। वे मेरी ही दुनिया के लोग होते हैं, मेरी तरह ही पढ़े लिखे, मेरी तरह ही क्लर्की या स्कूल की मास्टर ही करने वाले, जो मेरी ही तरह शनिवार को घर आते हैं और फिर रविवार को कलकत्ता लौट जाते हैं। वे मुझे कोई नई खबर नहीं दे पाएंगे। वही कलकत्ता के मछली के भाव की घिसी पिटी बातें, एमसीसी का मैच, ईस्ट बंगाल सोसाइटी के दुकान में गरम कपड़ों के दाम, चंडीदास या सावित्री जैसी फिल्मों की बुराई भलाई, ये सब सुनकर तो जी मचलाने लगता है। इसके बजाय अगर बैंगन बेचने वाले या बेटी की शादी की चिंता में डूबे किसी ग्रामीण सज्जन को सही से चुन लिया जाए तो उनसे बात करने में मजा आता है। पर ऐसे लोगों को चुनना बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर जिसे लाचार पिता समझकर पास गया, वो इंश्योरेंस का दलाल निकला। मैं अकेला बैठा बीड़ी पीते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ ताक रहा था। तभी देखा कि मेरा बचपन का दोस्त शांतिराम हाथ में एक भारी सी गठरी लटकाए बड़े बेताब होकर डिब्बा ढूंढ रहा है। जैसे ही मैंने आवाज दी, वो अरे वाह कहकर खिलखिला उठा और मेरे डिब्बे के सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, जरा ये गठरी पकड़ना भाई, काइंडली। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी गठरी डिब्बे में चढ़ा ली। उसके पीछे पीछे शांतिराम भी हाफता हुआ ऊपर आया और सामने वाली बेंच पर मेरे ठीक सामने बैठ गया। थोड़ा दम लेने के बाद उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, बीड़ी है क्या? हड़बड़ी में खरीदना ही भूल गया। और कितने मिनट बाकी हैं? रेलवे के हिसाब से 6:45 बजे है ना? मैं सीधा बाजार से भागता हुआ आ रहा हूं और ऊपर से ये भारी गठरी, जान ही निकल गई। कलकत्ता में ठिकाना बना लिया है भाई। हर शनिवार को घर आता हूं, बाड़ी का केला मूली जो भी मिलता है साथ ले जाता हूं। वहां शहर में तो सब लूट खसोट मची है, समझे? यहां तक कि दातून भी नकद पैसे देकर लेनी पड़ती है। इससे करीब 3-4 दिन का बाजार का खर्चा बच जाता है। ये देखो, ओल, पोई का साग, हरी मिर्च, गुड़ की भेली। जरा माचिस देना। शांतिराम को पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। शांतिराम का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो बहुत बोलता है, पर उसकी बकबक सुनना मुझे अच्छा लगता है। वो अपनी बातों के बीच बीच में गांव देहात के ऐसे किस्से पिरो देता है जो कहानियां लिखने के लिए बेहतरीन मसाला साबित होते हैं। उसकी सुनाई हुई बातों पर मैंने पहले भी 1-2 कहानियां लिखी हैं। मैंने मन में सोचा कि शांतिराम आ गया तो अच्छा ही हुआ। अकेले 4 घंटे का सफर काटना था, ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। वैसे भी ऐसी सर्दी में उसके मुंह से कहानियां खूब जमेंगी। अचानक शांतिराम ने प्लेटफॉर्म की तरफ मुंह निकालकर आवाज दी, अरे अवनी, ओ अवनी, इधर इसी डिब्बे में आ जाओ, कहां जा रहे हो? 3-4 बच्चे, करीब 25-26 साल की एक सेहतमंद और सुंदर देहाती बहू आगे आगे चल रही थी। पीछे एक गोरा चिट्ठा दुबला पतला आदमी, और सबके पीछे सर पर संदूक और गठरी लादे 2 कुली। वो आदमी हमारे डिब्बे के पास आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे दादा, आप आज ही कलकत्ता लौट रहे हैं? मैं जरा इन सबको 5 घरा के ठाकुर थान ले जा रहा हूं। मसलंदपुर स्टेशन पर उतरना होगा, वहां से बस मिल जाती है। वो पूरा जत्था हमारे डिब्बे के बगल वाले खाली इंटर क्लास डिब्बे में चढ़ गया। शांतिराम उसे ताकता रहा और बोला, तभी तो अवनी यहां नहीं आया। इंटर क्लास का टिकट है ना भाई, इसे ही कहते हैं उंगली फूल कर कुप्पा हो जाना। इन अवनियों को कभी खाने के लाले पड़े थे और आज देखो पूरा कुनबा लेकर इंटर क्लास में सैर करने जा रहे हैं। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमारे नसीब में तो बस ये गठरी ढोना ही लिखा है। गाड़ी चल पड़ी। शाम के धुंधलके में पंपिंग इंजन का शेड, केबिन घर, धुएं से भरी मजदूरों की बस्ती, सब सर्राटे से पीछे छूटते जा रहे थे। सामने सिग्नल की हरी बत्ती थी और फिर दोनों तरफ गन्ने के खेत, मैदान और बांस के जंगल। शांतिराम के बोलने के अंदाज से मुझे समझ आ गया कि वो कहानी सुनाने के मूड में है। मैंने अपने ऊपर शॉल अच्छी तरह लपेटी और उत्सुक होकर उसकी तरफ देखने लगा। शांतिराम बोला, अवनी को इससे पहले कभी नहीं देखा क्या? बचपन में जरूर देखा होगा। वो हमसे छोटी क्लास में पढ़ता था और फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलता था, याद नहीं? उसके पिता अदालत में नकल नवीस थे। घर में तंगी और किल्लत हमेशा बनी रहती थी। उसी हाल में उन्होंने अवनी की शादी करवा दी और बहू घर ले आए। बोले, कब मर जाऊंगा क्या पता, कम से कम बेटे की बहू का मुंह तो देख लूं। वो भी ज्यादा दिन नहीं जिए। आश्रितों की एक फौज और कर्ज का पहाड़ बेटे के कंधे पर छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए।
उसके बाद तो उन लोगों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अवनी परीक्षा पास नहीं कर पाया, नौकरी भी कहीं नहीं मिली। हरिन खाली की झील का एक हिस्सा बहुत पहले से उनके पास था, वहां शोला पैदा होता था। उसी झील के शोले का ठेका देकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वही उनका इकलौता सहारा था। उनके गांव के चौधरी पाड़ा में निधिराम चौधरी नाम का एक आदमी था। गांव में सब उसे नीसू चौधरी कहते थे। नीसू चौधरी का खानदान में अपना कहने वाला कोई नहीं था। 2-2 बार शादी की थी, बच्चे भी हुए, पर कोई बचा नहीं। उसके पिता उस जमाने में नमक विभाग में दारोगा थे। काफी पैसा कमाकर जायदाद बना गए थे। सालाना करीब 1200 रुपए की आमदनी थी। आम कटहल के बागीचे थे। घर में 3 बड़े कोठे थे। एक एक कोठे में 1,500-2 हजार मन धान आ जाता था। 2 तालाब थे और सूदखोरी का धंधा भी था। नीसू चौधरी ने पिछले कुछ समय से सूदखोरी का धंधा बंद कर दिया था और सारा नकद पैसा जिले के लोन ऑफिस में जमा कर देता था। वही नीसू चौधरी अब बूढ़ा हो गया था, शरीर साथ छोड़ने लगा था, पर घर में उसे एक घूंट पानी देने वाला तक कोई नहीं था। और तुम तो गांव के हालात जानते ही हो भाई, पैसे लेकर किसी को घर में खाना खिलाना ऐसा कोई रिवाज नहीं है। इसमें समाज में बदनामी होती है, सो कोई ऐसा करेगा नहीं। निस्सू चौधरी एक बार बीमार पड़ा और कई दिनों तक बड़ी तकलीफ झेली। इन तरफ के गांवों का हाल तो तुम्हें पता ही है भैया, ना तो खाना बनाने वाला ब्राह्मण मिलता है और ना ही कोई नौकर, चाहे कितने ही पैसे दे दो। 10-12 दिन तक बीमारी से जूझने के बाद जब वो उठने बैठने लायक हुआ तो एक दिन उसने अवनी को घर बुलवाया। बोला, बेटा अवनी, मेरा अपना कोई नहीं है, अब तुम लोग ही मेरा सहारा हो। तुम्हारे पिता मुझे छोटे भाई की तरह मानते थे। तुम्हारे मोहल्ले में तब मेरा खूब आना जाना था। अब शरीर लाचार हो गया है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे घर जाकर हालचाल पूछ सकूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो कुछ भी है मैं सब कागज पत्तर करके तुम्हारे नाम कर देता हूं। तुम बस मुझे अपने परिवार में जगह दे दो। तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मेरे अपने बेटे जैसे ही हो। अब तुमसे ज्यादा क्या कहूं बेटा। अवनी तो हक्का बक्का रह गया। निस्सू चौधरी के पास कितना नकद पैसा है ये तो किसी को नहीं पता था, पर उसकी जायदाद और धान की जो हैसियत थी वो पूरे गांव में बस राय परिवार को छोड़कर और किसी के पास नहीं थी। निस्सू चौधरी अपनी पूरी मिल्कियत उसके नाम कर देना चाहता था। अवनी के मुंह से तो जैसे कुछ देर तक शब्द ही नहीं निकले। फिर वो बोला, ठीक है काका, मैं एक बार घर पर सलाह करके कल आपको बताता हूं। निस्सू चौधरी बोले, ठीक है बेटा, पर ये सब बातें अभी गुप्त ही रहने देना। अगले दिन जाकर अवनी ने बताया कि इस प्रस्ताव में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। निस्सू चौधरी ने पूछा, तो बहू भी राजी हो गई? देखो, फिर मेरी एक साध है, वो भी बता देता हूं। मेरी इतनी बड़ी कोठी सोनी पड़ी है, बहुत दिनों से इसमें किसी लक्ष्मी के चरण नहीं पड़े, ठीक से दिया बाती भी नहीं होती। तुम्हारा वो घर भी तो छोटा है, जगह की कमी है और पुराना भी हो गया है। तुम लोग सपरिवार यहीं क्यों नहीं आ जाते? आखिर ये घर बार तुम्हारा ही तो होगा। जब सब तुम्हें ही सौंप कर जाना है तो अभी से तुम लोग अपने घर की देखभाल नहीं करोगे तो ये खराब हो जाएगा ना। इस प्रस्ताव पर भी अवनी राजी हो गया और एक शुभ दिन देखकर सब इस घर में आ गए। अवनी की बहू ने निस्सू चौधरी की कोठी पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो दूसरे मोहल्ले की बहू थी और इस तरफ आने का कभी काम ही नहीं पड़ा था। घर बार देखकर बहू जितनी हैरान हुई उतनी ही खुश भी। निस्सू चौधरी के पिता ने अपनी कमाई के शुरुआती दौर में बड़े शौक से ये कोठी बनवाई थी। तब बाजार में हर चीज काफी सस्ती हुआ करती थी। वाकई उन्होंने गांवों के लिहाज से एक आलीशान घर बनाया था। कलकत्ता की बात छोड़ दो, पर यह एक शानदार 2 मंजिला मकान था। नीचे बड़े बड़े 7-8 कमरे, बरामदा, बड़ी छत, पक्का आंगन, घर के अंदर पक्की रसोई, कुआं और बाहर की तरफ एक बड़ा बैठक खाना। घर के पीछे फलों का बगीचा, एक छोटा सा तालाब और पक्का घाट, जैसा एक समृद्ध ग्रामीण गृहस्थ का घर होता है। उन्होंने घर में आकर बड़ी धूमधाम से सत्यनारायण की पूजा की, लोगों को भोज खिलाया और लक्ष्मी पूजा की। सबने कहा कि अवनी की बहू के कदम बड़े शुभ हैं, वरना आजकल के दौर में ऐसी धन दौलत मिलना क्या कोई मामूली बात है। हालांकि कई लोगों को इससे जलन भी हुई। ये सब उस साल फागुन महीने की बात है। पिछले साल बैसाख में निस्सू चौधरी गुजर गए। बुखार हुआ था। अवनी ने बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए, यहां तक कि खुलना से निरपेंड डॉक्टर को लेकर आया। खूब पैसा खर्च किया और अवनी की बहू ने किसी बेटी की तरह उनकी सेवा की, पर कुछ काम ना आया। अवनी ने बड़े ठाठ से वृषोत्सर्ग श्राद्ध किया।
पूरे समाज को जिमाया, देखने सुनने वाले सब यही कहते कि अगर निसू चौधरी का अपना बेटा भी होता तो वो भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। अब वही लोग इस सारी संपत्ति के मालिक हैं। अवनी खुद भी बड़ा मेहनती लड़का है। उसे किसी तरह का कोई नशा या बुरी लत नहीं है और बहुत ही नेक है। इसीलिए ये डर नहीं है कि वो धन दौलत उड़ा देगा। उसमें सब कुछ संभाल कर रखने की काबिलियत है। इसीलिए मैं कहता हूं, भगवान जब देता है तो ऐसे ही देता है। इसी अवनी की बहू ने मेरी मौसी के घर से अपने आंचल में चावल उधार लिए थे, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता था। ऐसे दिन भी देखे हैं उन्होंने। मेरी मौसी का घर उन्हीं के मोहल्ले में है ना, उन्हीं से ये सब सुनने को मिलता है। और अब देखो, वही लोग इंटर क्लास में। भगवान जब जिसको नवाज दे। अवनी की बहू बहुत भली है, बहुत ही गरीब घर की लड़की थी और ब्याह भी वैसे ही गरीब घर में हुआ था। उसने मौसी से कहा था कि दीदी, जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, जब वही सच हो गया तो अब बस यही सोचती हूं कि भगवान सब कुछ सलामत रखे। हम गरीब लोगों की किस्मत है, भरोसा करने में भी डर लगता है दीदी। पहले दिन जब घर में घुसी तो लगा जैसे कोई राजमहल हो। इतने सारे कमरे, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे। यहां मेरे बच्चे रह पाएंगे? आप तो जानती ही हैं कि हमारी क्या हालत थी। अब आपसे क्या छिपाना। ये सब बस एक सपना सा लगता था। अब व्रत नियम करके 2-4 ब्राह्मणों के पत्तल में 2 मुट्ठी भात खिलाकर अगर इज्जत के साथ दिन गुजर जाएं तो लोगों के सामने मुंह ऊंचा रहेगा। बस आप सब यही आशीर्वाद दीजिए। ट्रेन तेजी से अंधेरे मैदानों और बांस के जंगलों को पार कर रही है। चारों तरफ शाम का अंधेरा और भी गहरा हो गया है। झील, दलदल, गन्ने के खेत और घने अंधेरे के बीच जुगनुओं से जगमगाती झाड़ियों को पार करते हुए ट्रेन भागी जा रही है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं जहां 20-30 झोंपड़ियां एक साथ जुटी हुई हैं। उन अंधेरे और पेड़ों से ढके गांव में जलते 2-4 टिमटिमाते दियों ने उन्हें एक रहस्यमयी रूप दे दिया है। एक बड़े गांव के स्टेशन पर अवनी अपनी बहू और बच्चों के साथ उतर गया। स्टेशन के बाहर एक छत वाली बैलगाड़ी खड़ी थी, शायद उन्हीं के लिए। प्लेटफॉर्म की लालटेन की धुंधली रोशनी में अवनी की बहू को देखकर एक बार फिर लगा कि वो लड़की सचमुच बहुत सुंदर है। साफ रंग, सुडौल बाहें, उसकी चाल और उसकी आवाज, सब कुछ कितना कोमल और स्त्री सुलभ था। ऐसी निखरी हुई नारी को देखने का अपना ही एक आनंद है, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है। ट्रेन करीब 10 मिनट तक खड़ी रही। एक आदमी हाथ में लालटेन लिए उन्हें लेने आया था। वे उसके साथ स्टेशन से बाहर जाने लगे, पर फाटक बंद पाकर खड़े रह गए, क्योंकि जो स्टेशन मास्टर था शायद वही मुसाफिरों से टिकट भी ले रहा था। फाटक पर ताला लगाकर वो अंधेरे में गार्ड से लालटेन की रोशनी में कुछ कागजों पर दस्तखत करवा रहा था। फिर ट्रेन फिर से चल पड़ी। फिर वही झाड़ियां, अंधेरे में डूबे छोटे छोटे गांव, बड़ी बड़ी झीलें और उनके किनारे बागदियों की झोंपड़ियां। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। इन अनजाने छोटे गांवों के घरों में अवनी की बहू जैसी कितनी ही औरतें होंगी जो किसी बोझ ढोने वाले जानवर की तरह सुबह से शाम तक खटती रहती हैं। शायद उन्हें 2 वक्त पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता। साफ कपड़े तो साल में बस 2 या 3 दिन ही पहनती होंगी। शायद वही पूजा के वक्त एक बार मन की कोई हसरत पूरी नहीं होती। न कुछ देखा, न जाना, न समझा। उन्होंने जिंदगी में बड़ी उम्मीदें करना सीखा ही नहीं। बाहर की दुनिया की उन्हें कोई खबर नहीं। गांव के तालाब के किनारे बांस के बागीचों की छांव में उनकी जिंदगी शुरू होती है और उनके सारे सुख दुख, खुशियां, उम्मीदें और मायूसियां वहीं खत्म हो जाती हैं। अवनी की बहू उन गृहस्थ औरतों में से एक है। कम से कम उनमें से किसी एक को तो अपना मनचाहा स्वर्ग मिल गया। अंधेरे में बैठा मैं यही सब सोच रहा था। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि जब अवनी की बहू पहली बार निसू चौधरी के घर आई होगी तो उसने क्या सोचा होगा उस बड़े मकान को देखकर। इतने सारे कमरे। जब उसे पहली बार यह एहसास हुआ होगा कि उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए हैं। जब उसने पहली बार अपने बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए दिए होंगे। मैंने कल्पना की कि जब 10 घरा के हाट से अवनी बड़ी मछली, संदेश और ताज़ा छेना लेकर घर लौटा होगा, तब अवनी की बहू ने पहली बार उस खुशहाली का चेहरा देखा होगा। उसकी वो खुशी से भरी आंखें और चेहरा मैं अंधेरी में साफ देख पा रहा था। ट्रेन एक और स्टेशन पर आकर रुक गई। शांतिराम शाल ओढ़कर दुबक कर बैठा था। बीच बीच में उसे ऊँह आ रही थी। स्टेशन पर पान के बंडल चढ़ाए जा रहे थे। मैंने शांतिराम से कहा, शांतिराम, सो रहे हो क्या?
मुझे ऐसी ही एक कहानी याद आ रही है। तुम्हारी कहानी सुनकर वो बात ताज़ा हो गई, सुनोगे? पर शांतिराम उस वक्त कहानी सुनने के मूड में नहीं था। वो आराम से टिककर और अच्छी तरह चादर लपेटकर बैठ गया। उसे थोड़ी नींद लेनी थी। शांतिराम की कहानी सुनने के बाद मुझे अब पूर्ण बाबू की याद आई। पूर्ण बाबू एक अमीन थे। पटना में हमने साथ काम किया था। पूर्ण बाबू की उम्र तब 50 या 52 साल के आसपास रही होगी। लंबा दुबला शरीर, बेहिसाब अफीम खाते थे, दांत लगभग सब गिर चुके थे। सिर के बाल सफेद थे, नाक काफी सुडौल और तीखी थी। वैसी सुंदर नाक मैंने बहुत कम देखी है। रंग न गोरा था न काला। पूर्ण बाबू को कम तनख्वाह मिलती थी। यहां जैसे तैसे गुजारा करके उन्हें घर कुछ पैसे भेजने ही पड़ते थे। यही वजह थी कि मैंने उन्हें कभी भी अच्छे कपड़ों में नहीं देखा। पूर्ण बाबू खुद खाना बनाकर खाते थे। एक दिन जब वो खाना खा रहे थे, मैं अचानक पहुंच गया। देखा कि पूर्ण बाबू सिर्फ भात खा रहे हैं। न कोई सब्जी, न कोई साग, न आलू का भरता, कुछ नहीं। बस एक हरे रंग की लुगदी जैसी चटनी जो बिल्कुल दवाई जैसी दिख रही थी, उसे वो बड़े चाव से भात के साथ मिलाकर खा रहे थे। पूछने पर पता चला कि वो हरे रंग की चीज पिसी हुई कच्ची नीम की पत्तियां हैं। पूर्ण बाबू ने थोड़ा झेपते हुए कहा, नीम की चटनी बहुत फायदेमंद होती है, खासकर लिवर के लिए। अगर भात के साथ मिलाकर खाया जाए तो मैं तो पिछले 2 साल से। जी आप खाकर देखिएगा, शरीर बड़ा ठंडा रहता है। और आखिरकार क्या है ना, लालच जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। फायदेमंद चीजें तो बहुत सी हैं। अगर दाल सब्जी के बदले कुनैन का मिक्सचर भात के साथ मिलाकर दोनों वक्त खाने की आदत डाल ली जाए तो देश की मलेरिया की समस्या का भी कोई हल निकल आएगा, मैं ये मानता हूं। पर जिंदगी भर बड़े बड़े उपदेशों को हमेशा ठुकरा कर आगे बढ़ने के बाद आज नीति और सेहत के पालन का इतना बड़ा जीता जागता आदर्श अपनी आंखों के सामने पाकर मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन पूर्ण बाबू ने अपनी जिंदगी की कई बातें बताईं। कलकत्ता के भवानीपुर में उनका घर था। उनकी एक बुआ थीं, दूर के रिश्ते की। उन बुआ की मौत के बाद उनकी पूरी जायदाद के वारिस पूर्ण बाबू ही होंगे। पर वो बुआ पिछले 30-45 सालों से बस मरने को ही हैं, पर मरती नहीं। पूर्ण बाबू की शादी बाग बाजार के खानदानी घराने की लड़की से हुई थी। हालांकि तब उन लोगों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कलकत्ता में पूर्ण बाबू का अपना कोई पुश्तैनी घर भी नहीं था। सुना था कि भवानीपुर में बहुत पहले कोई बड़ी कोठी और तालाब था। अब उनकी 2 पीढ़ियां किराए के मकान में रह रही हैं। पूर्ण बाबू के सिर से पिता का साया तब उठा जब वो 18-19 साल के थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए सिर्फ इतना ही नहीं किया कि कुछ छोड़कर नहीं गए, बल्कि लड़के को पढ़ाया लिखाया भी नहीं, क्योंकि वो भी जानते थे और सब जानते थे कि इसकी जरूरत ही क्या है। जो कुछ दिनों बाद इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बनने वाला हो, उसे पढ़ लिख कर क्या करना। लड़के को भी बचपन से यही पता था, इसलिए उसने पढ़ने लिखने की कोई कोशिश नहीं की। पूर्ण बाबू के ससुर ने भी यही सोचा था और अपनी बेटी को उस गरीब घर में ब्याह दिया था। पूर्ण बाबू के पिता गुजर गए और उनके कंधों पर छोड़ गए पूरा परिवार, एक नई नवेली बहू और कुछ कर्ज। मगर बाजार और यार दोस्तों के बीच पूर्ण बाबू का क्रेडिट तब पूरा बना हुआ था। हाथ फैलाते ही पैसे मिल जाते, दुकानों से उधार पर सामान मिल जाता और हर रोज नए नए दोस्त जुड़ते थे। पूर्ण बाबू खुश थे, उनकी जवान बीवी खुश थी, रिश्तेदार और दोस्त यार सब खुश थे, क्योंकि सब यही जानते थे कि बुढ़िया अब और कितने दिन जिएगी, ज्यादा से ज्यादा 5 साल और। जाहिर है तब पूर्ण बाबू की उम्र बहुत कम थी। दुनियादारी की उन्हें कोई समझ नहीं थी। मन में उमंग, अदम्य उम्मीदें और खुशी का झरना बह रहा था। आंखों के सामने एक चमकता हुआ रंगीन भविष्य था, जिस पर ना कोई शक था और न ही कोई डर। उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक दिन उनकी मुट्ठी में आना ही है। इस हालत में जिसने जो समझाया, पूर्ण बाबू ने वही समझा। पैसे उधार लेकर दोनों हाथों से लुटाए, यार दोस्तों की मदद भी की। उधार पर जब तक और जितनी नवाबी की जा सकती थी उन्होंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन धीरे धीरे साल गुजरते गए। 2-3 साल बाद अब उधार मिलना बंद हो गया। सबने अपने हाथ खींच लिए, लेनदारों का आना जाना शुरू हो गया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बाजार में पूर्ण बाबू का क्रेडिट खत्म हो गया। सबने देख लिया था कि उनकी बुआ उन्हें अपने घर बिल्कुल नहीं बुलाती थी, न पूर्ण बाबू को, न उनकी बीवी या बच्चों को। अगर बुआ के यहां उनकी खातिरदारी होती तो बाजार में भी उनकी इज्जत बनी रहती। बहुत से लोग कहने लगे कि पूर्ण बाबू की बुआ उन्हें नापसंद करती हैं और शायद पूरी जायदाद मंदिर के नाम कर देंगी, उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगी।
बुआ को पक्का यकीन था कि ये लोग उन्हें जहर देकर मार डालेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ये शक और भी गहरा होता गया। नतीजा ये हुआ कि पूर्ण बाबू, उनकी पत्नी या बच्चे कोई भी बुआ के घर के आसपास तक नहीं भटक सकते थे। इसीलिए इतनी बड़ी जायदाद का वारिस होने के बावजूद पूर्ण बाबू आज 30 रुपए की मामूली नौकरी में अमीनगिरी कर रहे हैं। मैंने पहले तो पूरन बाबू की इस कहानी पर यकीन नहीं किया, लेकिन सेटलमेंट कैंप में हम 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त तक साथ रहे। इन 1.5 सालों में लगभग हर शाम या रात को जब भी साथ बैठने का मौका मिलता, पूरन बाबू अपनी बुआ की जायदाद के किस्से सुनाते थे। 6 महीने पहले उन्होंने क्या कहा था ये उन्हें याद नहीं रहता था, पर जब वो आज कोई नई बात बताते तो उसकी बारीकियां भी 6 महीने पुरानी कहानी से बिल्कुल मेल खाती थीं। अलग अलग टुकड़ों को जोड़ जाड़ कर इन 1.5 सालों में मैंने उनकी पूरी कहानी जान ली थी। उन्होंने कभी एक बार में बैठकर पूरी कहानी नहीं सुनाई, न ही उनमें ऐसी कोई काबिलियत थी। वहीं से पूरन बाबू की बदहाली शुरू हुई। यार दोस्त साथ छोड़ गए, ससुराल में इज्जत कम हो गई और घर में गरीबी का साया मंडराने लगा। 1-2 शुभचिंतक दोस्तों की सलाह पर वो अमीन का काम सीखने चले गए। अपनी बीवी और बच्चे को उनके मायके भेज दिया। ये सब आज से 30 साल पहले की बातें हैं। इन 30 सालों में वो शौकीन मिजाज और लापरवाह नौजवान बेटी की शादी की चिंता में डूबे, बीमारी से झुलसे, वक्त से पहले बूढ़े और गरीबी के बोझ तले दबे 30 रुपए की नौकरी करने वाले एक अमीन में बदल गया है। अब न मन में वो तेज है, न शरीर में वो ताकत। जो खाते हैं वो हजम नहीं होता। बाल ज्यादातर सफेद हो चुके हैं। दाढ़ के कई दांत गिर चुके हैं, पर पैसे की कमी की वजह से वो नकली दांत नहीं लगवा पाए, इसीलिए गाल फिचके हुए हैं और वो अपनी उम्र से भी कहीं ज्यादा बूढ़े नजर आते हैं। घर की हालत तो और भी खराब थी। 15 रुपए किराए के उस सीलन भरे कमरे में रहने की वजह से पत्नी और बच्चे तरह तरह की बीमारियों से जूझते थे, पर सही इलाज का तो सवाल ही नहीं था। 3 बेटियों की शादी में पूर्ण बाबू ने अपना सब कुछ गंवा दिया था और ऊपर से बड़ी 2 बेटियों को बहुत ही बुरा ससुराल मिला। बड़ा दामाद बो बाजार में दर्जी की दुकान चलाता है, बड़ा ही शराबी और बदचलन आदमी है। घर में अपनी पत्नी को मारता पीटता है, फिर भी बेचारी बेटी को वहीं मुंह दबाकर पड़े रहना पड़ता है, क्योंकि मायके आने पर तो उसे सोने तक की जगह नहीं दी जा सकती। मंझला दामाद शराबी तो नहीं है, पर उसकी एक पैसा कमाने की औकात नहीं है। रेलवे में कोई मामूली सी नौकरी करता है। उस परिवार में सब एक वक्त भूखे रहते हैं, शायद बहुत दिनों से यही वहां का दस्तूर बन गया है, और दूसरे वक्त सब बस मुरमुरे खाकर गुजारा करते हैं। मंझली बेटी का ये दुख पूर्ण बाबू से देखा नहीं जाता था, इसलिए कभी कभी उसे अपने पास बुला लेते थे। वहां आकर कम से कम वो 2 वक्त पेट भरकर खाना तो खा लेती थी। आजकल वो अक्सर बुखार में तपती रहती है, शरीर भी बहुत गिर गया है। डॉक्टर को डर है कि उसे थाइसिस हो गई है। मगर वो बूढ़ी पिशीमा अब भी जिंदा है। अब भी वो गंगा स्नान करने जाती हैं, अपने हाथों से खाना बनाकर खाती हैं। उम्र 90 के करीब है, पर आंखों की चमक अब भी वैसी ही है। एक भी दांत नहीं गिरा। वो बुढ़िया तो मानो अश्वत्थामा की उम्र लेकर पैदा हुई है। इधर जो लोग उनकी मौत की राह ताक रहे थे, उन्हीं की जिंदगी अब ढलकर खत्म होने को आई है। सेटलमेंट का काम छोड़कर मैं पटना से चला आया। पूर्ण बाबू तब भी वहीं अमीन के तौर पर काम कर रहे थे। कोई 3 साल बाद एक दिन गया स्टेशन पर पूर्ण बाबू से मुलाकात हुई। दोपहर के बाद एक्सप्रेस ट्रेन आने के वक्त मैं प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, तभी ट्रेन आकर रुकी। पूर्ण बाबू एक 2nd क्लास की डिब्बे से उतरे और दूसरे डिब्बे से 2 दरवान उतरकर उनके सामान की देखरेख में लग गए। मैं तो बस सन्न होकर उन्हें देखता ही रह गया। पूर्ण बाबू ने महंगी धोती और सफेद सिल्क का कुर्ता पहना था, ऊपर से एक शानदार किनारे वाला शाल, पैरों में रेशमी मोजे और पंप शू, आंखों पर सोने का चश्मा और हाथ में सोने की घड़ी चमक रही थी। मैंने आगे बढ़कर हालचाल पूछा। पूर्ण बाबू ने मुझे पहचान लिया और बोले, अरे रामरतन बाबू, कैसे हैं? आजकल कहाँ हैं? मैंने कहा, मैं यहां स्वास्थ्य लाभ के लिए आया हूं, पर आप ये सब? उनके इस अजीब ठाट बाट को देखकर मैं हैरान रह गया था। मेरे लिए तो वो सूती के मैले स्वेटर और हरी चादर वाले पूर्ण बाबू ही असली थे, और फिर 55 साल के बुजुर्ग पर यह कैसा लिबास? मामला क्या है, ये तो उनके बताने से पहले ही मैं समझ गया था। सामान समेटकर पूर्ण बाबू वेटिंग रूम में चले गए। उन्हें साउथ बिहार लाइन की ट्रेन पकड़नी थी, जिसमें अभी 2 घंटे की देरी थी। उन्होंने एक दरवान को बुलाकर कहा, भोपाल सिंह, देखो यहां अच्छी सिगरेट मिलती हैं क्या? नहीं तो कैंची का एक डिब्बा ले आओ। मुझसे बोले, ओहो, बड़े दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। क्या बताऊं भाई, जहां जायदाद होती है वहां झमेला भी होता है।
जनवरी की किस्त आने वाली है, पर उस तहसीलदार ने अब तक एक पैसा नहीं भेजा। लिखता है कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए खुद इलाके में जा रहा हूं। महीना भर वहीं रहूंगा। ट्रेन यहाँ कब आती है? अच्छा, क्या यहाँ टाइम टेबल मिल जाएगा? हावड़ा में खरीदना भूल गया। मैंने पूछा, आपकी पिशीमा? दरबान सिगरेट ले आया। पूर्ण बाबू ने एक लंबा सा होल्डर निकाला और मेरी तरफ सिगरेट बढ़ाते हुए बोले, लीजिए। फिर सिगरेट सुलगाकर बड़े इत्मीनान से धुआं छोड़ते हुए बोले, बुआ जी पिछले साल कार्तिक के महीने में चल बसी। तब से बस इसी जायदाद के झंझटों में उलझा हुआ हूं। आखिर खुद देखभाल न करो तो क्या जमींदारी टिकती है? और अब इस उम्र में इतनी भागदौड़ मुझसे होती नहीं। रामरतन बाबू, क्या आप किसी अच्छे काम करने वाले आदमी को जानते हैं? 40 रुपए तनख्वाह दूंगा और खाना पीना रहना सब यहीं होगा। वेटिंग रूम में बैठकर पूर्ण बाबू ने इस कड़ाकी की ठंड में लेमनेट की 2 बोतलें पी डाली। एक बार नौकर को भेजकर दुकान से गर्मा गर्म जलेबियां मंगवाई, तो एक बार नमकीन बिस्कुट, और फिर खुद स्टेशन के बाहर की दुकान से 1 दर्जन संतरे खरीद लाए। वो हर बार मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए मजबूर करते, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा था, सो मैंने माफी मांग ली। थोड़ी ही देर में पूर्ण बाबू की ट्रेन आ। कोई 15-20 दिन बाद मैं फिर स्टेशन की तरफ टहलने गया। उस दिन ठंड बहुत थी, चांदनी रात थी और करीब 8 बज रहे होंगे। स्टेशन का रास्ता जहां खत्म होता है, वहां चॉप कटलेट और चाय की दुकान से किसी ने मेरा नाम पुकारा। ओ रामरतन बाबू, इधर इधर आइए। मुड़कर देखा तो पूर्ण बाबू एक कोने की मेज पर बैठे थे। पूर्ण बाबू के सिर पर ऊनी कान टोपी थी, गले में शाल लपेटा हुआ था और हाथों में दस्ताने थे। मुझसे बोले, आइए बैठिए, कुछ खाया जाए। आज ही इलाके से लौटा हूं, इसी रात की गाड़ी से कलकत्ता वापस जाऊंगा। कुछ खाएंगे नहीं? नहीं नहीं, खाना तो पड़ेगा ही, उस दिन तो आपने कुछ चखा भी नहीं था। ओ लड़के, इधर आ। पूर्ण बाबू ने मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उन्होंने अपने लिए जो खाना मंगवाया उसे देखकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। भला पूर्ण बाबू इस उम्र में इतना सब कैसे खाएंगे? और वो भी एक बहुत ही मामूली सी दुकान में। 8 चॉप, 4 कटलेट, 1 प्लेट मांस, पाव रोटी, अंडों का ऑमलेट, पुडिंग, केक और चाय। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, ए बाबू के लिए 1 प्लेट मटन और 3 पीस। मैंने बड़े अदब से कहा, पूर्ण बाबू, आप तो मेरी सेहत का हाल जानते ही हैं, मैं ये सब। अरे रहने भी दीजिए, हर वक्त सेहत सेहत करने से क्या काम चलता है? खाइए खाइए, मांस बहुत बढ़िया बनाया है। कलकत्ते के रेस्टोरेंट वाले मांस बनाना जानते ही नहीं साहब। मुझे तीखा पसंद है, कलकत्ते में तो बस मीठा खाकर देखिए। इन लोगों ने कटलेट में भी हरी मिर्च पीसकर डाली है, बड़ा ही लाजवाब स्वाद है। ओ छोकरे, 2 कटलेट और ला। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उन्हें जोर की खांसी उठी। खांसते खांसते जैसे दम ही घुट जाएगा। थोड़ा संभल कर बोले, इलाके में बड़ी ठंड लग गई है, इसीलिए जरा गर्मा गर्म चाय, चॉप खाकर देखेंगे, बड़े ही मजेदार चॉप बनाए हैं। और लड़के, मैंने साफ साफ कह ही दिया, पूर्ण बाबू, आपकी सेहत के लिए ये सब खाना ठीक नहीं है, और ऐसी वैसी दुकान का खाना तो और भी बुरा है। चाय पी लीजिए, पर इतना सब ये सब खाने से। पूर्ण बाबू ने हंसकर मेरी बात उड़ा दी। खाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा रामरतन बाबू, सब खाने के लिए ही तो है। शरीर से जितना डरोगे उतना ही वो डराएगा। ये सब क्या सोचना, आप भी कमाल करते हैं। रेस्तोरां से बाहर निकलकर उन्होंने दबी आवाज में मुझसे कहा, बुरा मत मानिएगा रामरतन बाबू, हम दोनों ने एक साथ बहुत काम किया है। यहां आसपास कहीं किसी अच्छी बाईजी का कोठा वोठा मालूम है क्या? अगर हो तो चलिए ना, आज की रात वहीं गुजारते हैं। सुना है पश्चिम की तरफ बड़ी नामी नामी, कलकत्ता ना सही, आज यहीं रुक जाते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि पश्चिम की जिन जगहों पर मशहूर बाईजियों के कोठे होते हैं, गया उस लिस्ट में नहीं आता। बिहार में कहीं भी ऐसा नहीं है। काशी, लखनऊ, दिल्ली, उधर ही असली बाईजी मिलती है, जैसा आप सोच रहे हैं। पूर्ण बाबू बोले, पटना में भी नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। इधर और कहीं नहीं? या फिर वैसे ही कहीं और कहीं कुछ नहीं है? मुझे पक्का यकीन है, दिख रहे थे। मैंने उनके घर परिवार का हाल पूछा। टीबी की मरीज उस बेटी का वो घर पर ही इलाज करा रहे हैं। बड़ा बेटा जायदाद मिलने से पहले ही आज से 2 साल पहले बाप से झगड़ा करके कहीं गायब हो गया है। अखबारों में इश्तिहार देकर उसकी तलाश भी की है। काफी देर तक बैठे बैठे मैं ये सब बातें सुनता रहा। पूर्णन बाबू ने बातों के बीच 2 बार और चाय मंगवा कर पी। उन्होंने अपना बैग खोलकर 3-4 तरह की दवाइयां खाईं, जिनमें कुछ आयुर्वेदिक थीं और कुछ विदेशी पेटेंट दवाएं।
बातों बातों में ही उन्होंने 2 पैकेट सिगरेट भी फूंक डाली। मैंने देखा कि पूरन बाबू अपनी उम्र भर की अधूरी हसरतों और प्यास को किसी बीमार मरीज की तरह बुझाने में लगे थे। चारों तरफ गहराती मौत की छाया के बीच उनके जीवन के चिराग का तेल खत्म हो रहा था और उसकी लौ सिमटती जा रही थी। पर वो किसी पागलपन भरी ललक के साथ जहां जो कुछ मिल रहा था उसे पा लेना चाहते थे, जो समेट सकते थे उसे समेट लेना चाहते थे। उनकी जिंदगी में खुशहाली की बारिश तब आई जब प्यास के मारे पौधा आधा सूख चुका था। खुशहाली आई तो सही, पर बहुत देर कर दी। मुझसे बोले, जरा भी कुछ उल्टा सीधा खा लेता हूं तो फौरन दवाई खा लेता हूं, अब कुछ हजम नहीं होता। हमारे मोहल्ले में एक गदाधर वैद्य जी हैं, बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। 1 हफ्ते की दवा के 2 रुपए लेते हैं। सोच रहा हूं अब उन्हीं को दिखा। मुझे पूर्ण बाबू की वो नीम की पत्तियां पीसकर भात खाने वाली बात याद आई। उनकी जवानी के उस शौक और ठाठ की बात भी याद आई। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, इसीलिए उम्र भर की दबी हुई इच्छाएं किसी बीमार मरीज की तरह बेकाबू और नासमझ हो गई थीं। मैंने सोचा था कि शांतिराम को ये कहानी सुनाऊंगा, पर वो तो मजे से खर्राटे ले रहा है। समाप्त।